Next property of charge is like charges repel each other while unlike charges attract each other. क्या कहना चाहते हैं हम कि like charges मतलब या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों या फिर दोनों ही चार्जेस निगेटिव हों. ये सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. रिपेल करने का मतलब क्या हुआ? रिपेल करना मतलब ये एक दूसरे को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में दूर की तरफ फोर्स लगाएंगे. और अगर अनलाइक नेचर के हों यानी कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे. पॉजिटिव निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, निगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा. लेकिन अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों या दोनों चार्जेस निगेटिव हों तो ये इस तरीके से फोर्स लगाएंगे कि ये एक दूसरे को अपने से दूर भेजना चाहेंगे. तो हम क्या कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अपने से दूर भेजने के लिए फोर्स लगाएंगे. ऐसा फोर्स लगाएंगे कि एक दूसरे से दूर जाएं. दोनों निगेटिव है, निगेटिव भी तो सेम नेचर के हो गए, दोनों ही निगेटिव हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है यानी अनलाइक नेचर है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज कंजर्व होने का क्या मतलब हुआ? चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब ये हुआ कि किसी भी सिस्टम का, और बेहतर कहना चाहिए हमें आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अगर ये कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका इंटरेक्शन अब बाहर की दुनिया से नहीं. आइसोलेटेड कहने का सेंस ये है कि इस सिस्टम का बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. यहाँ हमारा क्या सेंस है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है यानी कि बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आएगा और अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जाता है तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी चार्ज होगा वो चेंज नहीं हो सकता. आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर का टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. आप कांस्टेंट वर्ड यूज कर सकते हो या कंजर्व वर्ड यूज कर सकते हो. तो चार्ज इज कंजर्व्ड. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. इसी बात को दूसरे तरीके से और कैसे कह सकते हैं हम? और it can be said that charge can neither be created nor it can be destroyed. चार्ज जो भी सिस्टम के पास है ना तो उसमें कोई चार्ज नया क्रिएट हो जाएगा और ना ही जो पहले से चार्ज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है. सो इट विल रिमेन कांस्टेंट. सो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इसका एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल में देता हूँ. हालांकि इस टॉपिक के बारे में आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो. मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12th के सिलेबस के लगभग एंड में आता है. वहाँ पे एक फिनोमेना हम पढ़ाते हैं जिसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन. वो एग्जाम्पल के तौर पे मोस्टली बताया जाता है, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन क्या मतलब है इसका? पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना में तो गामा रे का मतलब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय द वे आपको नहीं पता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो भी लाइट रे देख रहे हो आप, मोबाइल सिग्नल, टीवी सिग्नल, एक्स रे, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं. तो गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. और इस गामा रे से दो पार्टिकल मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन. थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. बहुत ब्रॉड वे में बोलूं तो लाइट जैसी कोई चीज है और लाइट जैसी कोई चीज गामा रे से दो पार्टिकल मिल रहे हैं. लाइट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमें पार्टिकल्स मिल पा रहे हैं. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन. इस फिनोमेना में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल मतलब इस पे नेट चार्ज जीरो है.
अगर नेट चार्ज 0 है तो इससे जो भी पार्टिकल्स मिलेंगे, इन पार्टिकल्स पे भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है, पॉजिटिव नेचर का, मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। बट पॉजिट्रॉन वाला चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज निगेटिव है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो नेट सम क्या मिलेगा, नेट सम 0 होगा। सो गामा पे भी नेट चार्ज 0, और ये जो दो पार्टिकल्स मिले, इन दोनों पार्टिकल्स के भी नेट चार्ज की वैल्यू क्या बनी, 0। सो हम कह सकते हैं चार्ज कंजर्व था, पहले भी चार्ज 0, बाद में भी टोटल चार्ज 0। दूसरा इसका रिवर्स फेनोमेना कह सकते हैं हम, पेयर एनिहिलेशन। एनिहिलेट वर्ड का लिटरल मीनिंग देखेंगे आप, तो लिटरल मीनिंग बनेगा डिस्ट्रॉय होना। सो पेयर एनिहिलेशन में क्या होगा, पेयर एनिहिलेशन में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों मिलेंगे, ये एनिहिलेट हो जाएंगे, ये दोनों पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और हमें मिलेगा गामा रे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनिशियली भी टोटल चार्ज का सम 0, फाइनली भी टोटल चार्ज का सम 0। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास व्हाइल मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉडी के पास चार्ज है और मास नहीं है। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास जरूर होगा, बट अगर किसी बॉडी के पास मास है तो ये जरूरी नहीं है कि उस बॉडी के पास चार्ज भी हो। यानी कि एक न्यूट्रल बॉडी एग्जिस्ट कर सकता है जिसके पास मास है बट कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि न्यूट्रॉन का एग्जांपल ले सकते हैं आप। न्यूट्रॉन के पास मास तो होता है बट न्यूट्रॉन पे चार्ज, नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम फोटॉन का। फोटॉन के बारे में भी मॉडर्न फिजिक्स में मेनली पढ़ेंगे आप, हो सकता है वैसे पहले से आप फोटॉन का नाम सुने हो तो बहुत अच्छी बात होगी। फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। ये रेस्ट मास 0 होने का फंडा आपको मॉडर्न फिजिक्स में ही समझाया जाएगा, बट फिर भी आपको एक रफ आइडिया हो कि अगर कोई फोटॉन रेस्ट में है तो उसका मास 0 है, और जब फोटॉन मोशन में होगा तो उसके पास मास होगा। ये इंटरेस्टिंग सी बात है और इसके बारे में आपको मॉडर्न फिजिक्स में बताया भी जाएगा। सो फोटॉन्स हैव नो रेस्ट मास एंड नो चार्ज। जब मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट होता। अब ये इनवेरिएंट बोलने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो टॉपिक आपको मैं जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी थोड़ी सी बात होती है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम एक नया टॉपिक डिस्कस करें तो उतने डीप में नहीं जाएंगे। आपको एक रफ आइडिया मैं देता हूँ कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, देखिए मैक्सिमम स्पीड जो अभी तक अटेन की जा सकती है वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होने का तो कोई सिनेरियो नहीं बनता। स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए या उससे थोड़ा उसके कंपेरेबल हो जाए, उसके आसपास हो जाए। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि द पार्टिकल इज रिलेटिविस्टिक। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के केस में मास चेंज हो जाता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक बार दोबारा बोलता हूं कि अगर किसी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो उसका मास चेंज हो जाता है, और चेंज होने में एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है। if velocity of a body is comparable to speed of light, then its mass will increase. ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, डेली लाइफ का फिनोमेना नहीं है। जो आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स को मूव करते देख रहे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वहाँ ये सिनेरियो नहीं मिलेगा। बट अगर ऐसा हो पाए कि कोई बॉडी की स्पीड, किसी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है उसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल।
सो क्या कहते हैं कि चार्ज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ। ओके, चार्ज इज इनवेरिएंट कहने का क्या मतलब हुआ? चार्ज इज इनवेरिएंट कहने का मतलब हुआ कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेयर एज मास ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो। सो मास ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू m इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मास अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो उसका मास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, बट चार्ज चेंज नहीं होता, और इसीलिए हम बोलेंगे कि चार्ज इज इनवेरिएंट या चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, स्पीड आप चाहे कितनी भी बढ़ा लो, चाहे वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, चार्ज विल नॉट चेंज, सो चार्ज इज इनवेरिएंट। अब मास कैसे चेंज होता है थोड़ी सी इस पर डिस्कशन कर लें। फॉर्मूला तो आपको मैंने दिखाया, m इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास चेंज होता है। ओके, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब चेंज होता है तो क्या होता है कि मास इंक्रीज हो जाता है स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होने पे। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या है, ये m क्या है, m इज एक्चुअल मास ऑफ पार्टिकल ट्रेवलिंग विथ स्पीड v। अगर कोई बॉडी v स्पीड से मूव कर रहा है और ये स्पीड v कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो जो मास ऑफ द बॉडी ऑब्जर्व होगा वो वाले मास की बात हो रही है यहाँ पे m। और m नॉट क्या है, m नॉट है मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में था उस समय उसका मास क्या था, m नॉट था। v तो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है, और c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन करें। कभी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि क्या किसी बॉडी की स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो बॉडी के स्पेसिफिक चार्ज पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? हो सकता है आप आंसर बोलेंगे नहीं, अभी अभी हमने सीखा, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया था। आप ध्यान से सुने, मैंने ये पूछा कि क्या किसी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो उसका स्पेसिफिक चार्ज चेंज होगा क्या? मैंने चार्ज नहीं बोला, स्पेसिफिक चार्ज बोला। अब ये स्पेसिफिक चार्ज क्या चीज है भाई? स्पेसिफिक चार्ज होता है Q बाई एम, नॉट Q। स्पेसिफिक चार्ज इज Q बाई एम, चार्ज पर यूनिट मास। तो मैंने ये पूछा कि क्या किसी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी तो स्पेसिफिक चार्ज यानी Q बाई एम में कोई चेंज आएगा क्या? अब आपको पता है Q में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट M तो इंक्रीज हो जाता है, और अगर M इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर का टर्म इंक्रीज होगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज तो रिजल्ट डिक्रीज। सो Q बाई एम विल डिक्रीज। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब ऐसा पार्टिकल जिसकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल डिक्रीजेज। और क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि मास जो डिनोमिनेटर में है वो इंक्रीज हो जाता है।